हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एक छोटा सा टेस्ट सीरीज लेके आए हैं फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो है पॉलिटी सब्जेक्ट्स पर है। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, उसका एक छोटा सा कंटेंट मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व कीजिए और आपने कितना स्कोर किया है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड किसी और सब्जेक्ट से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस का सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप बोल सकते हो, मैं उसमें भी वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा, फ्रॉम वेयर यू गेट ऑल द पीडीएफ ऑफ द वीडियो, ठीक है, विच आर अपलोडेड इन माई चैनल। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्ड. It consists of almost 80,000 words and took 2 years, 11 months and 18 days to make. Next question क्या है? Next है, which of the following gave the idea of Constituent Assembly for India? तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली फॉर इंडिया का आइडिया किसने दिया था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। इन 1946 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली फॉर्मुलेटेड अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। ठीक है, तो किस प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म किया था, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, वो है क्लीमेंट एटली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राजा जी फॉर्मूला वाज फॉर्मुलेटेड बाय श्री राजगोपालचारी टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन ऑल इंडियन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, वेबल प्लान 1945 वाज टॉक्स बिटवीन दिस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्ट हुआ था। किसके द्वारा इनेक्ट हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब एक प्रस्ताव प्रपोजल्स तैयार हो जाता है तो लास्ट में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं तभी वो जाकर एक प्रभावी रूप से लागू हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3 का सी होगा करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मीट कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिला था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को मिला था। ठीक है, और इसी दिन क्या बोलते हैं, टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में सचिदानंद सिन्हा का इलेक्शन हुआ था। ठीक है, उनको इलेक्ट किया गया था टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ठीक है, किस डेट तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो चुका था? ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 तक कंप्लीट हो चुका था। ऑप्शन में बी होगा करेक्ट हमारा। ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि नवंबर 26 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन आप देख लो, पॉज करके आप सॉल्व कर लो, उसके बाद आप वीडियो फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। मैं टाइम को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, ठीक है, वीडियो शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो जो है ये स्पेशली फर्दर रिविज़न मतलब पर्पज़ से है। ठीक है, क्योंकि पढ़ चुके तो आप लोग हो गए ही, क्योंकि 67 का एग्ज़ाम डेट भी निकल गया, CDPO का भी निकल गया है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक होगा मैं बोल दूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोपोजल्स, ठीक है, द प्रोपोजल्स फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनेगा वो एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनेगा, ऐसा प्रोपोजल्स कौन फ्रेम किया था? ऑप्शन क्या है? सैमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
क्रिप्स मिशन एंड ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशंस। तो ये जो ऑप्शन था किसके द्वारा किया गया था, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये आप सभी को पता होगा कि जो भी प्रपोजल्स आया था फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कैबिनेट मिशन प्लान का था। यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान को थोड़ा सा नेम चेंज करके लिखा हुआ है। नेम क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशंस, इसी को कैबिनेट मिशन बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। Who of the following has stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism? ठीक है, किसने कहा था ये? ठीक है, तो कौन कहा था? ऑप्शन क्या है, डी डी बसु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ए के अय्यर। तो किसने कहा था? तो ये कहा था ए के अय्यर ने। ए के अय्यर was a member of the Constituent Assembly of India from Madras state and he stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism। ठीक है, फेडरलिज्म के सही ढांचे में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट नहीं हुआ है, ऐसा ए के अय्यर ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो किसने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पास हुआ था आगे जाकर। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है आगे जाके मॉडिफाई होकर प्रीएम्बल बना था। तो फिलहाल 8 का बी हो जाएगा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन सेम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था? तो ये किया गया था बी एन राव, एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनके द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाद में फिर बी आर अम्बेडकर एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर है हमारा ऑप्शन ए में। ठीक है, तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि नेम द पर्सन हु फर्स्टली ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हु फर्स्टली प्रिपेयर द, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रिपेयर किया था? तो बी एन राव ने प्रिपेयर किया था, एंड ही वाज इन द पोस्ट ऑफ एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि किसने तैयार किया था, किस कमेटी ने तैयार किया था? वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, और उसके चेयरमैन जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को देख के ऑप्शन सी लगा के आ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन में कौन कौन सा स्टेटमेंट्स जो है उसको देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, द रिप्रेजेंटेटिव्स वेर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। नेक्स्ट क्या है, द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 8 मेंबर्स। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी सभी का सभी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर टू बी डिसाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, दैट इज मुस्लिम, सिख एंड जनरल में सभी लोग आएंगे, बस मुस्लिम और सिख को छोड़ के आएंगे, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशंस। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नॉट सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्या है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, एंड लास्ट ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये फुल हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखिए, स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे? स्टीयरिंग कमेटी के जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का जे बी कृपलानी था। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जो था वो हमारा जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रोविंशियल कमेटी के जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो सी का 4 किस में है? ए और
डी में है, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए का 2 किस में, वह ए में है, तो इसलिए हमारा ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, SC मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो SC मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट तो थे, ये सही है, लेकिन जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो हमारे टेम्पोररी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर दोनों सी होगा, क्योंकि प्रोविजनल का मतलब होता है काम चलाओ, टेम्पोररी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इट्स जुडिशली यूनिफाइड इंडिया, ठीक है, इसने जुडिशली इंडिया को यूनिफाई किया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट एंड रिलेवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन जनरल द ब्रिटिश टेंडेड टू अवॉइड द कस्टमरी लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें से क्या है, कौन सा सही है, ऑप्शन क्या है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और हमारा 1, 2 and 3, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है, हमारा आंसर है ए, ठीक है। तो अब आंसर यानी 1 and 2 यहाँ पर सही है। क्या है, इट जुडिशली यूनिफाइड इंडिया, यानी जो भी जुडिशल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, इंडिया को जुडिशली यूनिफाई किया, यानी एक ही लॉ, एक ही जुडिशली लॉ हर जगह फॉलो होता था। नेक्स्ट क्या है, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट एंड रिलेवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉ, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 का, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946, सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स, ठीक है। तो ये शुरुआत में तो नहीं मतलब प्रेजेंट हुए थे, लेकिन बाद में ये मतलब उपस्थित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डिस्कशन within the constituent assembly were not influenced by the opinion expressed by the public, ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, सबमिशन वेयर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 में कौन सा ऑप्शन सही है, 1 सही है केवल, या 2, 3 and 4 सही है, या वो 2 and 3 सही है, या 1 और 4 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 तो हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा हट जाएगा, बचा ए और डी, ठीक है। तो ए और डी में देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, यानी 1 and 4 दोनों करेक्ट है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946 द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो प्रोविंशियल इलेक्शन 1946 के बेसिस पर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओपिनियंस वेर इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक टू इवॉल्व ए सेंस ऑफ मास पार्टिसिपेशंस, ठीक है, यानी पब्लिक से भी ओपिनियन लिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वेंड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए सब कमिटी हेडेड बाय द गोपीनाथ बारदौली, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वाज वेयर मेड, ऑप्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5th शेड्यूल्ड फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, ट्रैवल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। सेकंड क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 6th शेड्यूल्ड फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आसाम ट्रैवल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 तो करेक्ट है, क्योंकि गोपीनाथ बारदोली को इसी का बनाया गया था, ठीक है, चेयरमैन। तो 16 का जो है हमारा 1 होगा, सॉरी 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 1 एंड, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जो बोला था वो आंसर तो सही था, क्योंकि गोपीनाथ बारदोली 5th शेड्यूल्ड फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के चेयरमैन थे। लेकिन यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि रिकमेंडेशन क्या था इस कमेटी का, सब कमेटी का। तो रिकमेंडेशन यही था कि डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, सब कमेटी हेडेड बाय गोपीनाथ बारदोली वाज अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू रिकमेंड द फ्यूचर पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सन, और इधर हमारा रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट क्या है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हमारे, इधर क्या है, टी कृष्णमाचारी है, फिर एस.सी. मुखर्जी है, फिर बी.आर. अम्बेडकर है। तो बी.आर. अम्बेडकर जो है वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो डी का तो 3 हो जाएगा। एस.सी. मुखर्जी जो है ये वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो सी का तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है टी कृष्णमाचारी, तो ये है मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम मैच करेंगे तो ए का 2, दोगों में बी का हमारा 1 था, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16th मई 1946, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तिरुवेल्लोर थाटाई कृष्णमाचारी यानी टी कृष्णमाचारी वाज ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी यानी एस.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भीमराव अंबेडकर वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन as framed only provides a machinery for the government of country. It is not a contrivance to install any particular party in power as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. The above passage from Constituent Assembly debates is attributed to, तो ये जो एट्रीब्यूट किया जाता है, ये एट्रीब्यूट किया जाता है, ऑप्शन क्या क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, एंड आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो किसको जाता है, तो ये जो जाता है ये डिबेट किसने बोला था, तो ये जो पैसेज किसने बोला था, ये बोला था बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था। ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऑन 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड। 29 अगस्त को अपॉइंट हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है आप लोग को। 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड विथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज अ चेयरमैन अलॉन्ग विथ 6 अदर मेंबर्स असिस्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स, ठीक है। दीज मेंबर्स वेर पंडित गोविंद वल्लभ पंत, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्तर एंड एम.डी. सददुल्ला, ठीक है। अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी एंड सबमिटेड टू द असेंबली ऑन 4th November 1947. दिस इज अम्बेडकर सेकेंड आर्गूमेंट रेस्टेड ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, consider the following statements about the preamble of the constitution and state which of them are correct with the help of given quotes, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल, ये सही बात है। इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर्स, ये भी सही है, ठीक है। इट कैनॉट बी अमेंडेड, ठीक है, अमेंड कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। इट कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा रॉन्ग है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें कि कौन सा सही है, ठीक है। तो सही जो है वो हमारा 3 तो गलत है, तो 3 तो हट जाएगा, बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी 1 and 2 एंड 1, 2 and 4, यानी 1 और 2 तो हमारा सही है, ठीक है। 4 पर बचा, 4 क्या होगा, 4 ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इट कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये जो है
ये हमारा देखते हैं क्या है, ये हमारा सही है, ठीक है, 1, 2 एंड 4 ही होगा, ठीक है। इन केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला इट वॉज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड ओनली दोज पार्ट्स ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, विच कॉन्टेन बेसिक फीचर्स एंड कुड नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। तो ये मतलब जो बेसिक फीचर्स है, ठीक है, उसी को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, यही तो बोल रहा है ना कि कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड इन द टर्म्स, ठीक है। तो जो शुरुआती प्रियम्बल था उसमें कौन कौन सा टर्म नहीं था, तो उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द नहीं था, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। These words are integrated in the preambles by the 42nd Amendment Act of 1976. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हु among the following were the member of the drafting committee of the constitutions, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल मेंबर नहीं थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये भी मेंबर नहीं थे, राधा कृष्ण स्वामी अय्यर ये मेंबर थे, और सरदार पटेल भी नहीं थे। तो कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वेयर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर एंड डी पी खैतान। लेटर इन द प्लेस ऑफ मित्तर एंड खैतान न्यू मेंबर्स एन माधवा राव एंड टी टी कृष्णचारी ज्वाइन द कमिटी एज मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd का। एसर्शन क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, सही बात है भाई, जो पूरे वर्ल्ड में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है काफ़ी सबसे बड़ा है, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरो फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो ये रीजन सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ए तो सही है लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ बी, ठीक है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो कहाँ से लिया गया है प्रियम्बल का आइडिया, ये यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री, तो किस कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, तो ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, सॉरी फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, ठीक है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस वॉज अमॉन्ग द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रेसिडेंट, सेमी प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है, इसका आंसर फ्रांस होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आर करेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन सा प्रोविजंस जहाँ पर जो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में, सॉरी 1, 2, 3 ऑप्शन है, तो 1858 का कौन कौन सा प्रोविजंस इसमें था, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, द ब्रिटिश क्राउन सॉवर्जिनिटी ओवर इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एज्यूम्ड फ्रॉम द, सही बात है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यू फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस एक्ट वॉज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इम्पेरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सही है, ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए यानी 1 एंड 2 सही है, ठीक है। 1 में क्या बोल रहा है कि इसमें ब्रिटिश क्राउन सॉवर्जिनिटी पूरी तरह से ले लेता है, ठीक है, एज्यूम कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा का पूरा सॉवर्जिनिटी। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट स्टैट्यू था फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट इम्पेरियल कंट्रोल के प्रिंसिपल को डोमिनेट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आर करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है 1861 काउंसिल के हिसाब से, ठीक है, काउंसिल एक्ट के हिसाब से। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द एक्ट इंट्रोड्यूस ए ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाय नॉन ऑफिशियल मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, द मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड एंड देयर फंक्शंस वेर कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स प्लेस्ड बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 2, 3 और डी ऑप्शन, ठीक है, ओनली 1। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, 1 एंड 2 केवल यहाँ पर सही है।
क्योंकि गवर्नर जनरल को इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर था, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडेड अ 5th फाइनेंस मेंबर। ठीक है, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज अ प्रोविजन वाज मेड फॉर एन एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। At least half of the additional member were to be non-officials. ठीक है, गवर्नर जनरल्स had the power of making rules and regulations for the conduct of business of executive councils. ठीक है, चलिए 28 बोल रहा है, विच among the following statements about the power to change the basic structure of the constitution of India is are correct. ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सही बात है। सेकेंड क्या बोल रहा है, ठीक है, इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपुल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये गलत है, इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही है, ऑप्शन 1 सही है केवल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन, इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ टू बी इनवैलिड। दस टू प्रिजर्व द आइडियाज, ठीक है, एंड फिलोसफी ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। According to doctrine, the parliament cannot destroy or alter the basic structure of the doctrine. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कम्पोज्ड ऑफ। द पार्लियामेंट जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग